हेलो दोस्तों, वेलकम टू MHK एजुकेशन एंड गाइडेंस। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर हुए हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और डी के रिक्रूटमेंट हैं 2020 के, उसके बारे में आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि दोस्तों जो SSC C एंड D ग्रुप की जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट करेगी वो 10 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट कर देगी SSC। तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर और एप्लीकेशन फॉर्म की अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, और यहाँ पे जो 10 अक्टूबर है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। और यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन डेट दोस्तों 4 नवंबर 2020 रखी गई है और इसकी जो फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है वो 6 नवंबर 2020 तक। और जो दोस्तों फ़ी पेमेंट अगर हम बात करें ऑफ़लाइन की, तो जो ऑफ़लाइन है वो 8 नवंबर 2020 तक हम लोग जमा कर सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो दोस्तों CBT है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इसकी जो डेट फिक्स की गई है वो 29 से 31 मार्च 2021 तक जो SSC है वो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देगी। और जो इसका एडमिट कार्ड है दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं कि अगर एडमिट कार्ड जो अवेलेबल होता है वो 10 या 15 दिन पहले जो है नोटिफाई किया जाता है सबको मेल के थ्रू, तो या SSC अपने ऑफिशियल साइट पे नोटिस भी डालता है कि एडमिट कार्ड अवेलेबल हो गए हैं। तो दोस्तों आप लोग वहाँ पे जो है अगर आप लोग बिल्कुल अपडेट रहें, अपने आप को अपडेट रखें, तो वहाँ पे SSC की साइट पर जाकर आप लोग देख सकते हैं कि कब से अवेलेबल हो जाएंगे। और दोस्तों अगर यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो जो जनरल और OBC कैंडिडेट्स हैं उनको 100 रुपये उनको देना होंगे एप्लीकेशन फ़ी के तौर पर, और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। और दोस्तों जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको भी कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो पेमेंट मोड रखा है इन्होंने वो कहा है कि पे द एग्ज़ाम फ़ी थ्रू द क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू हम फीस पे कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर दोस्तों एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट यहाँ पे जो ऑन 1/8/2020 यानी 1/8/2020 तक अगर एज की बात की जाए तो यहाँ पे जो मिनिमम एज इन्होंने रखी है वो बोला है कि 18 साल की मिनिमम एज होनी चाहिए कम से कम इस फ़ी को, इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम एज रखी है वो 27 साल रखी है स्टीनो ग्रेड C के लिए, और जो 30 साल की उम्र रखी है वो स्टीनो ग्रेड C के लिए रखी हुई है। और दोस्तों रीड द नोटिफिकेशन फॉर एज रिलैक्सेशन, अगर आप चाह रहे हैं कि इसको डिटेल से नोटिफिकेशन पढ़ना कि एज रिलैक्सेशन क्या है तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग डिस्कशन आगे अपना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और एलिजिबिलिटी डिटेल्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो कैंडिडेट पास्ट यानी 12th क्लास यानी इंटरमीडिएट है किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्लास 12th पास होना चाहिए, यानी मिनिमम जो एलिजिबिलिटी रखी गई है। और जो स्टेनोग्राफर ग्रुप C ट्रांसक्रिप्शन और स्टेनोग्राफर ग्रुप D ट्रांसक्रिप्शन है अगर बात की जाए तो उसके लिए मतलब अगर यहाँ पे क्या है कि स्किल टेस्ट भी आप कह सकते हैं, तो इंग्लिश 40 मिनट और हिंदी 55 मिनट, यानी इंग्लिश 50 मिनट और हिंदी 65 मिनट दिए जाएंगे। D के लिए 50 और C के लिए 40 मिनट इंग्लिश के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा नोटिस के बारे में। दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिस है जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, और उसमें साफ साफ लिखा है कि जो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 10 अक्टूबर। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी जो स्टार्ट हो जाएगी एप्लीकेशन सबमिट होना वो 10 तारीख से हो जाएगी दोस्तों, और 4 नवंबर तक रहेगी, यानी 4/11/2020 तक। और लास्ट डेट और टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन अगर बात की जाए तो मैंने आप डिस्कशन ऊपर कर लिया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, कुछ थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। इसकी जो PDF है मेरे पास, मैं उससे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि जो वैकेंसीज़ हैं वो अभी इन्होंने कुछ यहाँ पर बताया नहीं है साफ तौर पर कि वैकेंसीज़ कितनी होने वाली हैं। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि अपडेटेड वैकेंसी पोजीशन विल बी अपडेटेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये कह रहे हैं जितनी भी वैकेंसीज़ हैं वो मतलब टाइम के साथ अपलोड कर दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो दोस्तों ये यहाँ पे वैकेंसीज़ के बारे में हो गई बात। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे एज लिमिट की बात करेंगे। तो हमने आपसे पहले ही बोल दिया कि जो स्टेनोग्राफर ग्रेड C
जो है उसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 30 साल की रखी गई है, और मतलब 18 से 30 साल तक। और कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर 2/8/1990 यानी 2 अगस्त 1990 से पहले की जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी नहीं होनी चाहिए, और लेटर ऑन और इसके बाद की नहीं होनी चाहिए, यानी इस डेट से पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, और इस डेट की यानी 1/8/2002 के बाद की एज नहीं होनी चाहिए, यानी बर्थ नहीं होनी चाहिए। और अगर इसके बाद के दोस्तों तो अफसोस आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो उम्र इन्होंने रखी है जो वो 18 से 27 साल की रखी है, यानी 18 से 27 साल तक ग्रेड डी के लिए हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। और इसके लिए भी दोस्तों इन्होंने जो एज लिमिट इन्होंने बताई है, यानी जो बर्थ जो उन्होंने एक लिमिट दे रखी है कि 2/8/1993 के पहले की बर्थ नहीं होनी चाहिए, और 1/8/2002 के बाद की एज नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे कह रहा है कि परमिशन रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इन स्पेसिफाइड पैरा 5 and 5B above the category codes for claiming age relaxation are as follows। और दोस्तों यदि अगर आप किसी कैटेगरी से, किसी स्पेशल कैटेगरी से अगर आप जो है बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपके लिए फिर तो एज रिलैक्सेशन कुछ रखा गया है एसएससी की तरफ से। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी के लिए जो एज रिलैक्सेशन परमिसिबल है बियॉन्ड द अपर लिमिट वो है 5 साल के लिए। और अगर ओबीसी के लिए बात करें तो 3 साल का दोस्तों रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व की बात करें तो 10 साल का यहाँ पे मिल रहा है, और पीडब्ल्यूडी ओबीसी की बात करें तो 13 साल का, और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी 15 साल का। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए भी बताया गया है कि 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑन रिसीव ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और यहाँ पे देख लेना आप लोग कि जो डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज़ विद एनी फॉरेन कंट्री जो यहाँ पर दिया हुआ है, देख लेना दोस्तों। ये इतना अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम चैनल से मेरे डाउनलोड करके वहाँ पे पूरा देख सकते हैं। मैं आपको मोटी मोटी बात जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं वो आपके साथ सिर्फ वो डिस्कशन कर रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं थोड़ा आगे, देखते हैं और क्या क्या बोला गया है। तो अगर यहाँ पे बात करें कि परमिशन ये सब रिलैक्सेशन की बात है। अगर हम बात करें यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है कि 12 पास्ड होना चाहिए बच्चा, और जो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक। अगर हम बात करेंगे अब यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा सा कि यहाँ पे लास्ट डेट दोस्तों मैंने बता दिया, और यहाँ पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं जो मैं आपके साथ और डिस्कशन करूँ लास्ट डेट के टॉपिक पर। तो यहाँ पे लास्ट डेट और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन हमने बता दिया कि 4 नवंबर 2020 है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, वो भी मैं बता चुका हूँ कि आपको कि 100 रुपये है, और यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप अपने नेट बैंकिंग के थ्रू भी, या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू भी, ये भी बात मैं बता चुका हूँ। अगर बात यहाँ पे बात अगर की जाए कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, यानी जो एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो पार्ट 1 है यानी डेट ऑफ एग्ज़ाम है जो वो 29 से लेकर 31 तक चलने वाला है। तो यहाँ पे इसमें 3 पोर्शन में डिवाइड रहेगा पेपर। ठीक है। अगर यहाँ पे जो पहला सब्जेक्ट है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है, जहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 रहेंगे, और इनका मैक्सिमम मार्क्स भी 50, यानी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। और इसके लिए दोस्तों पूरे जो टोटल ड्यूरेशन है, यानी सारे तीनों सब्जेक्ट मिलाकर यहाँ पे जो टोटल ड्यूरेशन है वो 2 घंटे 40 मिनट के लिए उनको दिया जाएगा जो भी एलिजिबल है स्क्राइब एज पर पैरा 7, यानी जो भी जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। और 2 घंटे बाकी नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए हैं 2 घंटे। और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस भी आएगी जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे। और थर्ड जो सब्जेक्ट है इसी में थर्ड सेक्शन जो आएगा वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का आएगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हैं और मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पेपर है जो वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ये सब आपको पता है क्योंकि आप लोग इससे पहले भी अगर जिसने दिया है तो उसको अच्छी तरीके से पता होगा कि क्वेश्चन पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, जिसमें मल्टीपल चॉइस होती है, यानी क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। और जो पेपर की लैंग्वेज है दोनों वो दोनों उसमें रहेगी भाषा में, यानी इंग्लिश भी रहेगी और हिंदी भी रहेगी। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 0.25 मार्क्स यानी फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी 1/4 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। और दोस्तों जो मार्क्स स्कोर किए जाएंगे उसके बाद जो
कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है वो नॉर्मलाइज्ड तरीके से मार्क दिए जाएंगे यहाँ पे, जो यानी नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे किया जाएगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, और नॉर्मलाइजेशन में या तो स्कोर बढ़ जाता है या तो कम हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बढ़ता ज़्यादा है, कम बहुत रेयर केस में होता है, तो इसका फ़ायदा काफ़ी स्टूडेंट्स को मिलता भी है। तो अगर बात की जाए टेंटेटिव आंसर की तो वो जब आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन एसएससी अपने वेबसाइट पे डाल देगा। तो इसलिए आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग बराबर ऑफिशियल जो वेबसाइट ssc.nic.in उसको विज़िट करते रहें और नोटिफिकेशंस वगैरह चेक करते रहें। उसके बाद अब बात की जाए अगर यहाँ पे इंडिकेटिव सिलेबस की, यानी क्या सिलेबस होने वाला है, तो एज़ यूजुअल जैसे आप जानते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में पूरा वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों पूछते हैं। ठीक है, जैसे इसमें इन्होंने टॉपिक्स भी इन्होंने बता रखे हैं कि जैसे विजुअल मेमोरी है, जजमेंट डिसीजन मेकिंग है, और डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्वेशन है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, ये सब इसमें इंक्लूड होने वाला है। और अगर जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो जनरल अवेयरनेस में सब कुछ आएगा, जैसे यहाँ पे हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, और बाकी साइंस है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, और जैसे इकोनॉमिक है, ये सब जो इकोनॉमिक्स है इसमें सब पूछा जाएगा। तो दोस्तों और यहाँ पे अगर बात की जाए इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन की, तो आप जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में वही पैटर्न रहता है, जैसे पूछते हैं सब कॉम्प्रीहेंशंस वगैरह आते हैं 2-3, ठीक, और बाकी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम एंड फ्रेजेस और एरर्स वगैरह ये सब पूछा जाता है। और दोस्तों अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो स्किल टेस्ट के लिए ये आपको मेल करेंगे कि स्किल टेस्ट जो होगा वो कब होगा, और स्किल जो टेस्ट है वो उसमें ड्यूरेशन कितना होगा। तो यहाँ पे ड्यूरेशन की बात की जाए तो स्टेनोग्राफर जो ग्रेड डी है उसके लिए जो लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट यानी इंग्लिश के लिए जो दिया है टाइम ड्यूरेशन, इन्होंने इसमें 50 मिनट दिए हैं। तो दोस्तों 50 मिनट का वक्त मिलेगा इसमें। और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए अगर हिंदी के लिए बात की जाए तो 65 मिनट्स दिए जाएंगे, यानी 1 घंटा 5 मिनट मिलेंगे। और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की बात की जाए तो इंग्लिश स्किल टेस्ट के लिए 40 मिनट मिलेंगे। दोस्तों ग्रेड सी और डी में थोड़ा फ़र्क है, तो ग्रेड सी में थोड़ा कम टाइम मिलेगा और ग्रेड डी में थोड़ा 10 मिनट ज़्यादा मिलेंगे। और ग्रेड सी अगर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की बात की जाए हिंदी लैंग्वेज की तो इसमें 55 मिनट मिलेंगे। दोस्तों ये था स्किल टेस्ट का पैटर्न। अब यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात की जाए तो मोड ऑफ सिलेक्शन आप जानते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसी के बेसिस पे जो अनरिजर्व्ड हैं, ठीक है, तो कैटेगरी उनके लिए 30% मिनिमम मार्क्स हैं, ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए। और बाकी ओबीसी और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए 25% यहाँ पे रखा गया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। और ऑल अदर कैटेगरीज़ हैं उनके लिए 20% रखा गया है, जैसे SC/ST हो गई और PWD या ESM हो गया, उनके लिए 20% यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। तो दोस्तों ये था जो इम्पॉर्टेंट जो बातें मैंने आपके साथ डिस्कशन कर ली हैं। तो दोस्तों ये थी SSC ग्रेड सी और डी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगर आप डिटेल में थोड़ा नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं तो या तो आप SSC की साइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, और यूँ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने PDF डाल रखी है, तो आप वहाँ से भी जाकर ये जो मैंने डिस्कशन किया है आप मेन बातें इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं फिर से दोस्तों। थैंक यू।